एम लाइव से सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। पंजाब से ये बड़ी खबर आ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी के 23 अहम फैसलों पर पोस्टर लॉन्च किए गए हैं। 111 दिनों के फैसलों पर कांग्रेस ने पोस्टर लॉन्च किया है। कांग्रेस के सर्वे में चन्नी को बड़ी तादाद में वोट हासिल हुए हैं। चन्नी के नाम के पोस्टर्स होर्डिंग असेंबली हलकों में भेजे गए हैं। तो आपको बता दें कि वजीर आला के चेहरे के तौर पर चन्नी का नाम तकरीबन फाइनल है और कल राहुल गांधी बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान करेंगे, यानी कि कल राहुल गांधी पंजाब में कांग्रेस पार्टी का वजीर आला का चेहरा कौन होगा इसका ऐलान करेंगे। हालांकि दो नामों का लगातार जिक्र किया जाता रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरे नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि जो अब कांग्रेस ने सर्वे कराया है जिसमें लोगों की राय शुमार की गई है, जो कांग्रेस पार्टी के कारकुनान हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके राय शुमार की गई है, उनके वोट्स लिए गए हैं कि कांग्रेस का पंजाब में सीएम चेहरा कौन होगा। तो बताया यही जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को सबकत हासिल हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी के 23 अहम फैसलों पर पोस्टर लॉन्च हो गए हैं। उनके नाम के पोस्टर्स होर्डिंग असेंबली हलकों में भेजे गए हैं। तो तकरीबन 4 महीने का वक्त चरणजीत सिंह चन्नी जब से सीएम बने हैं हो गया है और कई अहम फैसलों पर हुकूमत की तरफ से उन्होंने काम किया है। कांग्रेस की तरफ से लोग चरणजीत सिंह चन्नी के काम की सताइश भी करते हुए देखे गए। तालबात के हिजाब पर जो इस वक्त मुखालिफत हो रही है, कर्नाटक के कई कॉलेजेस में तालबात के हिजाब पहनने पर जो मुखालिफत देखी गई, एहतजाज देखा गया, उसी मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी का कहना है कि हम हिजाब की जो बात है उसको उठाकर हिंदुस्तान की जो लड़कियां हैं, जो तलबा हैं, हिंदुस्तान की बेटियों के मुस्तकबिल पर डाका डाल रहे हैं। मां सरस्वती सबको इल्म से आरास्ता करती हैं, वो तफरीक नहीं करती। कल कर्नाटक के साहिली इलाकों में हिजाब पर जमकर हंगामा आराई हुई थी। हिजाब की मुखालिफत ने हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया था, तो वहीं दूसरी जानिब कंदापुर के कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया था और हिजाब के साथ क्लासरूम में दाखिल होने के लिए इजाजत मांगी थी। पद्मश्री इब्राहिम सुतार का आज इंतकाल हो गया है। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया है। कर्नाटक की वो बहुत मशहूर शख्सियत थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों तंजीमों के लिए काफ़ी काम किया है। उन्होंने अपने आबाई मुकाम कर्नाटक के बागलकोट में आखिरी सांस ली। इब्राहिम सुतार सूफी संत के तौर पर मशहूर थे। 76 साला इब्राहिम सुतार हिंदू और मुस्लिम दोनों तबकों में मकबूल थे। कन्नड़ जबान और गुरु विसोना के वंचों पर काफी महारत उनको हासिल थी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए अपनी पूरी जिंदगी इब्राहिम वक्फ कर दी थी। उत्तर प्रदेश में ठंड की शिद्दत के साथ साथ जो चुनावी पारा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की जो सरगर्मियां हैं वो तेज तर होती जा रही हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द 10 तारीख को पहले मरहले के तहत उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र वोटिंग होगी। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी रैली और डोर टू डोर मुलाकात की मुहिम अपोजिशन और बीजेपी की जारी है। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात की और आवामी रैली से खिताब किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का ऑर्डर दुरुस्त हो गया है। डबल इंजन की सरकार ने शरपसंदों पर कार्रवाई की है। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का जो एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। यह हम सब के लिए एक अवसर है और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा अखिलेश यादव आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं। अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज जनता कामकाज का हिसाब मांग रही है। यहाँ पे किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि आलू की सही कीमत होगी, बिजली सस्ती होगी, कोल्ड स्टोर घाटे में नहीं होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। यहाँ किसान तकलीफ और परेशानी में है, ना खाद मिली उसे, ना बिजली सस्ती मिली, जानवर परेशान कर रहे हैं और जो विकास होना था वो भी विकास ठप हुआ है। इसलिए यहाँ की जनता एक बार समाजवादियों की तरफ देख रही है। मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बहुमत से जीतेंगी। सर, कोल्ड स्टोरेज का भी आपने अपने भाषण में भी जिक्र किया था, गर्मी और कोल्ड स्टोरेज का आपने रिश्ता बताया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज नौजवानों को नौकरी चाहिए, भर्ती निकले, जवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन ये गर्मी किस बात के लिए निकालना चाहते हैं? और फिर कोल्ड स्टोर के लोग तो जानते हैं कि गर्मी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जब गर्मी निकल जाएगी तभी ठंडा होगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी अपने आप को कंप्रेसर समझते हैं? अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि 5 साल हो गए, मेट्रो कहाँ है, नाव में क्यों चलना पड़ता है, सीवर क्यों नहीं है, ट्रैफिक की जाम क्यों रहता है, जानवर सड़कों पे क्यों हैं, विकास क्यों अधूरा है, बिजली क्यों महंगी है, रोजगार क्यों नहीं मिले। ये तमाम सवालों के जवाब अब मुख्यमंत्री जी को खुद देना पड़ेगा। कांग्रेस के तर्जुमान इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम की बात पर कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शरपसंदों पर लगाम लगी है, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी ही पार्टी के लीडरों पर तंज कस रहे हैं। मंत्री जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स कंट्रोल में आ गए हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है जैसे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर व्यंग कर रहे हों। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की ये दावा कर रही है कि उसने अब कानून व्यवस्था सुधारा है, वो एक बार जरा आंकड़ों पर गौर करे। सबसे ज्यादा अपराध जो है वो सरकारी आंकड़ा बता रहा है, केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसी शासनकाल में बढ़े हैं। जिस गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री जी ने नामांकन दाखिल किया, उसी गोरखपुर में पुलिस ने होटल के अंदर एक व्यवसायी को पीट पीट करके मार डाला, कोर्ट के अंदर वहां हत्याएं हुई। आप इस पूरा देश इस बात को समझ रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधी क्रिकेट खेल रहे हैं, कहां कंट्रोल में आए, वीडियो वायरल हुए हैं। ये तो सिरे से, जब ये बात भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि वो झूठ को इतनी बार बोलती है कि देश का एक तबका उस पर विश्वास करने लगता है। ये इतना कोरा झूठ है कि कानून व्यवस्था काबू में आई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में इस वक्त है। कल अभी एक मौजूदा सांसद के ऊपर एफआईआर हुआ है, लगातार उनके फायरिंग हुई है, और उस फायरिंग होने के बाद जो एफआईआर हुआ उसमें जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं, उसके बाद खुद उनका गृह मंत्रालय उस सांसद को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो भाई कौन सी कानून व्यवस्था काबू में आई है कि मौजूदा सांसद पर हमला हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को खुद अपनी लिस्ट एक बार उठा के देखनी चाहिए। जो प्रत्याशी उन्होंने घोषित किए हैं, उन प्रत्याशियों में कितनों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो आंकड़ा एक बार गृह मंत्री जी के पास तो होगा ना, गृह मंत्रालय तो उन्हीं का है। वो एक बार जरा आंकड़ा मंगवा कर देखें, और उसके बाद वो आंकड़ा भी देखें कि जब मुख्यमंत्री ने अपने ही नेताओं से, स्वयं से, और उसके बाद अपने ही मंत्रियों से किस तरह से आपराधिक मुकदमे हटवाए, किस तरह से उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, कई मंत्री
गन्ना मंत्री और जितने मंत्री थे सबके ऊपर से जो मुकदमे हटे, एक बार गृह मंत्री जी जरा उसका आंकड़ा ले तो लें, उसके बाद उन्हें खुद ये बात कहते। शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की जांच का मुतालबा किया है। शिवसेना की तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी लीडर लगे हुए हैं, लेकिन हमला किस पर होता है? असदुद्दीन ओवैसी पर। इसके पीछे किसका हाथ है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। समझना जरूरी है कि हमला हुआ कैसे, क्यों, और खास करके असदुद्दीन ओवैसी जी पर क्यों। इतने सारे विपक्ष के नेता वहां पे काम कर रहे हैं, ये तो बात सत्य है और साबित है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा गई है। लखीमपुर खीरी हो या महिलाओं के मुद्दे हो, पर यह भी जानना जरूरी है कि कौन इसके पीछे था, क्या उसके पीछे साजिश थी, और उस पर कार्रवाई होना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में शहरों और मकामात के नाम बदलने की सियासत लगातार जारी है। अभी तक तो हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया था, तो वहीं अब दूसरा मामला उठ रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल रखने की मांग शुरू कर दी है। विश्वास सारंग का कहना है कि गुलामी की जो भी निशानियां हैं उन्हें हम बदलेंगे, और वो गांव और शहर के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो बदले जाएंगे। इसी जिम्न में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। गुलामी के हर प्रतीक को हम बदलेंगे। वो शहर और गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम बदला गया है। नर्मदा मैया की कृपा पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जीवन दायिनी है नर्मदा जी, और नर्मदा जी के किनारे बसे हुए होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह हमारा भगवा एजेंडा है। यदि वो इसको भगवा एजेंडा मानते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हर गुलामी के प्रतीक को बदलेंगे। मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी, और उस समय मैंने सरकार से मांग की थी। मैं फिर ये चाहूँगा कि भोपाल का नाम भी अब भोजपाल के नाम से जाना जाए, और उसके लिए मैं पत्र भी लिख रहा हूँ। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शहरों और मुकामात के नाम बदलने की सियासत लगातार जारी है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया, और वहीं होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम भी रखा गया है। हम सबको एक हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, जिससे हम बेहतर जो कामयाबी है उसको हासिल कर सकें। हमारी मुहिम बायजूस यंग जीनियस में मुख्तलिफ शोबों से अजीम शख्सियात ने शिरकत की, और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े बैडमिंटन के अजीम कोच फुलैला गोपीचंद और शूटर अंजलि भागवत। अंजलि भागवत। अंजलि जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो सिमरन। हेलो। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आप जो ब्रेवली सबका सामना करके स्पोर्ट्स को अपना लिया है, और स्पोर्ट्स से बहुत कुछ आप सीख रही है, और आपकी एनर्जी देख के हम खुद इंस्पायर्ड होके ये नेशनल में अच्छा कंपटीशन खेलने की सोच रहे हैं। गोपी सर आपकी बारी है। सिमरन आप बताइए कौन सा एम करें? 6th रो 2nd। अरे वाह, 6 कॉलम तो पकड़ लिया आपने। गोपी सर
ये एक शूटिंग वूटिंग भी आप कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई प्राइज मिल जाएगा क्या? एक चीज मैं गोपी सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पैरा एथलीट्स को ट्रेन भी करते हैं, उनमें क्या बहुत स्पेशल है? जो मेरे स्टूडेंट्स है और जो मैंने बाहर भी देखा है, इनका ना एक बाहर का जो फेज होता है वो एक रहता है, अंदर एक स्ट्रीक रहता है, वो कॉन्फिडेंस का रहता है और एक नॉटीनेस का भी रहता है। सबके आंख में एक चमक भी रहती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जो एथलीट्स बने हैं उनको उनके चैलेंजेस से ऊपर उठने की एक प्रेरणा और आदत सी हो गई है। नॉर्मली क्या है कि एज ए कोच आपको क्या लगता है कि आप हाथ मार लो, पैर मार लो, चले, बट इसने जो सीखा है वो अपने आप में सीखा होगा, किसी ने बोला होगा बट डायरेक्शनली, बट इसका जो माइंड है वो अपने आप में एक रास्ता ढूंढ रहा है। सो दे एक्चुअली फाइंड आउट ए वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ चैलेंजेस एंड दैट मेक्स देम इनहेरेंटली वेरी स्मार्ट एंड अवेयर एंड दैट शोज इन द डिमीनर। So they are not bothered about anything. They just come out as beautiful people and huge inspiration. Genius, young genius. तो पंजाब असेंबली इंतखाबात के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के 23 अहम फैसलों पर पोस्टर लॉन्च कर दिए गए हैं। 111 दिनों के फैसले पर कांग्रेस ने पोस्टर लॉन्च किया है। कांग्रेस के सर्वे में चन्नी को बड़ी तादाद में वोट हासिल हुए हैं। चन्नी के नाम के पोस्टर्स, होर्डिंग्स असेंबली हलकों में भेजे गए हैं। वजीर आला के चेहरे के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम तकरीबन फाइनल बताया जा रहा है। कल राहुल गांधी बाकायदा पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे का ऐलान करेंगे। हालांकि जो खबर है कि तकरीबन चरणजीत सिंह चन्नी का नाम फाइनल है। अमन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या लग रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी को ही मौका दिया जाएगा कांग्रेस का सीएम फेस बनने का? बिल्कुल, देखिए जो इशारे मिल रहे हैं और जो पार्टी की गतिविधियां इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पर, तो वो जाहिर कर रहे हैं कि ऐलान कहीं ना कहीं कल औपचारिक तौर पर चरणजीत चन्नी का हो सकता है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो 2 सीटों से जो पंजाब की 2 हल्की कंस्टिट्यूएंसीज हैं, एक भदौड़ और दूसरा चमकौर साहिब, दोनों से चरणजीत चन्नी लड़ रहे हैं। और उसके बाद जो फैसले लिए गए 111 दिनों में 23 मुख्य फैसलों के साथ ये पोस्टर जो है वो तैयार किया गया है, जो कि सभी 117 कंस्टिट्यूएंसीज में इंटरनल तौर पर भेज दिया गया है पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता, वर्कर्स, एमएलए के पास। और जो एआईसीसी के जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि ये और इसके साथ साथ होर्डिंग चरणजीत चन्नी के फेस को जो हाईलाइट कर रहे हैं और हुडीज तैयार की गई हैं जिसमें हमारा चन्नी पंजाबी में लिखा हुआ है। तो वो ये तीनों चीजें जो है वो 117 हलकों में पंजाब की भेज दिए गए हैं। इंतजार केवल और केवल कल औपचारिक तौर पर, क्योंकि राहुल गांधी कल 6 फरवरी को 2 बजे संबोधन करेंगे वर्चुअल माध्यम से और सीएम चेहरे का ऐलान करेंगे, तो उससे पहले ये कहीं ना कहीं बांट दिए गए हैं और हिदायतें भी दे दी गई हैं कि कल जैसे ही ऐलान होगा उसके बाद प्रचार के लिए कहीं ना कहीं इसको सर्कुलेट कर दिया जाए। और इसमें अहम बात यह है कि 23 अहम मसले हैं जिसमें पेट्रोल डीजल की कटौती, उनके प्राइसेस में जो कमी की है चन्नी सरकार ने, उसके बाद जितने भी 111 दिनों में जो फैसले चरणजीत चन्नी ने मुख्यमंत्री ओहदे पर रहते हुए किए हैं उन सब का जिक्र जो है इस पोस्टर में लड़ीवार तरीके से किया गया है। और बिल्कुल, तो चरणजीत सिंह चन्नी का जो नाम है वो तकरीबन फाइनल बताया जा रहा है और कल इस बात का खुलासा बाकायदा तौर पर हो जाएगा। अमन, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आज के दौरे की। जी हां, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। वो हैदराबाद में 2 खास प्रोग्रामों में शामिल होंगे। सबसे पहले वो इक्री सेट की जो गोल्डन जुबली का प्रोग्राम है, तकरीब है, उसमें शामिल होंगे। जिला संगारेड्डी के इलाका पटनचेरू में इक्री सेट के कैंपस का दौरा करेंगे और उसकी गोल्डन जुबली यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी इक्री सेट के खुसूसी तौर पर डिजाइन करदा लोगों की नकाब कुशाई भी करेंगे और इस मौके पर एक यादगारी डाक टिकट का इजरा भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शाम 5 बजे शमशाबाद में वाक़े मसावात की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को कौम के नाम वक्फ करेंगे। 216 फुट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई पीएम मोदी करेंगे और ये 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की 1000 साला पैदाइशी तकरीब के मौके पर तामीर किया गया है। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव
पीएम मोदी का हैदराबाद में इस्तकबाल करेंगे। तो आपको बता दें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद पहुंच जाएंगे वो, और उनके इस्तकबाल के लिए वजीर एनिमल हस्बेंड्री ट्री श्रीनिवास एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे, जो उनका इस्तकबाल करेंगे। और आपको बता दें कि जिला संगारेड्डी के इलाका पटनचेरू में ICRIAT के कैंपस का दौरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां पर वो गोल्डन जुबली यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। इक्रिसेट के खुसूसी तौर पर डिजाइन करदा लोगों की नकाब कुशाई भी की जाएगी। तो वहीं जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है उसको कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये आपको बताएं कि 216 फीट ऊंचे मुजस्समा है, जिसकी नकाब कुशाई आज की जाएगी। और ये 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की 1000 साला पैदाइशी तकरीब के मौके पर तामीर किया गया है। तो 2 खास प्रोग्रामों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। संजय हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय बताइएगा कितनी देर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंचेंगे? दरअसल हैदराबाद में उनके 2 प्रोग्राम हैं और सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, जो पटनचेरू में है हैदराबाद में। वहां जाएंगे सबसे पहले, 3 बजे वहां प्रोग्राम है। और उसके बाद वहां से वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद सीधे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का इनॉग्रेशन करने के लिए आएंगे। वो यहाँ पर एक यज्ञशाला बनाई गई है, वहाँ एक छोटा सा यज्ञ है, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और उसके बाद जो है वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो है इनॉग्रेशन करेंगे। एक लेजर शो भी यहाँ पर रखा गया है, जिसको प्रधानमंत्री देखेंगे और यहाँ से वो को एड्रेस भी करेंगे, नेशन को एड्रेस करेंगे। तो ये प्रोग्राम है, 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और तकरीबन 7 बजे तक वो हैदराबाद रहेंगे। 2 प्रोग्राम को करने हैं। इस प्रोग्राम को लेकर काफी बड़ी तैयारी की गई है। करीबन 7000 से ज्यादा पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। और खास करके प्रधानमंत्री को जो है वो, अब जो हमको जानकारी है, वो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद सीधे हेलीकॉप्टर से जो है वो दोनों वेन्यू पर पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी ने पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ। जी बिल्कुल। तो आज थोड़ी ही देर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंचेंगे और जो 2 खास तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है उसमें वो शामिल होंगे। संजय, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। न्यूज़ रूम लाइव से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। आदाब।